हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आज हम बात करेंगे ईडीपीएमएस के बारे में। मेरे को इसके लिए कई बार रिक्वेस्ट आई थी कि आप ईडीपीएमएस पर वीडियो बनाइए, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि ईडीपीएमएस है क्या, जिसको एक्सपोर्ट डेटा एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। उसके साथ आपको पता होगा कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग बिल जनरेट होता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक्सपोर्टर के लिए कि उसे क्लोज करे। बहुत सारे ऐसे इश्यू आ जाते हैं जिसकी वजह से शिपिंग बिल क्लोज नहीं हो पाती और एक्सपोर्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जैसे कि जितनी भी एंटिटी होती है, एक्सपोर्टर है, एडी बैंक है, कस्टम है, आरबीआई है, ईबीआरसी है, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, इनका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसमें मैं आरओडी, आईआरएम एंड कॉशन लिस्ट को भी इंक्लूड करूंगा। तो चलते अपनी पहली स्लाइड पर। तो हम बिल्कुल शुरू से समझेंगे कि ईडीपीएमएस की जरूरत क्यों पड़ी, कहां पे पड़ी। क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं कुछ उसमें से नए भी हैं जो अभी नया नया काम शुरू किए। उसके अलावा अभी रिसेंटली मेरे को एक कमेंट्स आया था कि मैं बहुत ही जल्दी बोलता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो चलने के लिए और बातों को अपने दोहराऊंगा जिससे हर कोई बेहतर तरीके से समझ सके। और मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, पीडीएफ फाइल वगैरह शेयर करता हूँ, रिसेंटली मैंने बनाया है। आप उसमें जुड़ सकते हो, जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स होगा मैं वहां पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग से चलेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सपोज कीजिए ये एक्सपोर्टर है, इंडिया काफी बड़ी कंट्री है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो गल्फ है, अफ्रीका है, इतनी सारी मतलब गल्फ में कितनी सारी कंट्री है, अफ्रीका में कितनी सारी कंट्री है, यूरोप में तो बहुत सारी कंट्री है, कुछ अलग भी है यूरोप से। तो इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपोर्ट होने के अलावा खाली एक बंदा कर रहा होता तो कोई इशू नहीं है, 10 बंदे कर रहे थे, 1000 बंदे। लेकिन इंडिया इतना वास्ट, इतना बड़ा कंट्री है, इस आप देख सकते हो हर जगह से एक्सपोर्ट हो रहा है, तरह तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। इसके लिए आरबीआई क्या करना है, आरबीआई का काम क्या है। देखिए हमारे कंट्री से अगर कोई चीज जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा वो हो जाता है क्योंकि यहां से हमारा जो सामान है वो गया है, उसके बदले में पेमेंट आना। आरबीआई का और या किसी भी कंट्री का ये रूल होता है कि जो वहां से जो भी सामान बाहर जाए, जो भी रिसोर्सेज बाहर जाए, फॉरेन करेंसी ज्यादा से ज्यादा आ जाए, कोई इसका मिस यूज ना कर पाए। अब आरबीआई को क्या करना है कि देखना है कि भाई ये एक्सपोर्ट कर रहा है, इसने का पेमेंट आया कि नहीं आया, ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतने सबको कैसे किस तरीके से हैंडल करे, इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इतने बड़े कंट्री को हैंडल करना एक बैंक के लिए आसान नहीं है, चाहे जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दो। इसके लिए आपको डिजिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, हर काम पहले मैनुअल होता था, पर इन्हें यहां पे ये समझ में आ गया जिस तरीके से हम डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हर कुछ बिल्कुल डिजिटल तरीके से होना चाहिए, ऑटोमेटिक प्रोसेस होना चाहिए, तभी सबको ट्रैक किया जा सकता है, अदरवाइज ट्रैक करना नामुमकिन है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। बहुत सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, इसलिए आईडीपीएमएस में मैंने वीडियो बनाया था जो इंपोर्ट से रिलेटेड होता है, ये ईडीपीएमएस यानी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि भाई हमें क्या है, डिजिटलाइजेशन करना है, हर चीज बिल्कुल ऑनलाइन, बिल्कुल सिस्टम के थ्रू हो, बिल्कुल सॉफ्टवेयर के थ्रू हो। तो उसके लिए सजेशन हुआ कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, या आप कह सकते हो एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ईडीपीएमएस, जिसको 2014 में आरबीआई ने लॉन्च किया। इसकी हेल्प से हम जो भी एक्सपोर्टर है, जो भी चीज एक्सपोर्ट हो रही है, पेमेंट बाहर से आ रहा है, उसको ट्रैक करने में काफी हमें हेल्प मिलेगी। तो ईडीपीएमएस किस तरीके से वर्क करता है वो अभी हम आगे समझेंगे। तो यहां से ईडीपीएमएस की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इस स्लाइड में मैं आपको ईडीपीएमएस यहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और इसमें कौन कौन सी पार्टी है, आप कस्टम को देखते हो, बैंक को देखते हो, इंपोर्टर को देखते हो, एक्सपोर्टर को देखते हो। तो किस तरीके से ये वर्क करता हूं, स्टेप बाय स्टेप स्लो मैं चलूंगा जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सको। मैं यहां पर जो एग्जाम्पल दूंगा आप यहां पर देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है क्रेडिट पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट जो है बाद में होगा, एक्सपोर्ट होने के बाद पेमेंट आता है, मैं उसका एग्जांपल लूंगा। अगर मैं एडवांस का भी लूंगा या प्री पेमेंट होता है बाद में बाकी होता है तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं एडवांस के लिए बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट करना, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है,
तो सबसे पहला चीज आप देखोगे कि ये है भाई साहब एक्सपोर्टर। यहां पर आपको कस्टम समझना है, ये इंपोर्टर किसी यूरोप कंट्री में किसी भी कंट्री में आप समझ लेना, इनको समझिए। यहां पर ये जो है आरबीआई, आरबीआई और यहां है एडी बैंक, यानी कि जो बेनिफिशियरी यानी एक्सपोर्टर, सॉरी जो एक्सपोर्टर है उसका बैंक है। एडी बैंक पे मैंने वीडियो बनाया किस तरीके से वर्क करता है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे देख सकते हो। तो एडी बैंक पे मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। तो आप सपोज कीजिए ये जो एक्सपोर्टर है ये उनका ये पास ये एक शिपमेंट है और ये इंपोर्टर है, इनको ये शिपमेंट यहाँ पर इसको भेजना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, ये अरेंज करेगा अपने सीएचए की हेल्प से, शिपमेंट को कस्टम तक ले जाएगा। ठीक है, वो सब मैंने वीडियो बनाई है, उस पर ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा। सपोज करिए शिपमेंट वहां पर पहुंच गया, क्लियरेंस प्रोसेस हो गया, कैसे होता है सब कुछ बताया है, आप उसमें जाके देख सकते हो, मैं सीएचए का भी दे दूंगा। वहां से शिपमेंट डिस्पैच होके यूरोप चला गया। ठीक है, यहां से शिपमेंट क्या हो गया, क्लियरेंस हो गया, यूरोप चला गया। शिपमेंट क्लियरेंस होने के बाद ये जो कस्टम है, आप देख सकते हो यहां से जहां से भी किसी भी पोर्ट से जहां से भी क्लियरेंस हुआ है वो एक शिपिंग बिल जनरेट होता है। शिपिंग बिल ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आप ये कह सकते हो ये प्रूफ है इस कंट्री से कि शिपमेंट एक्सपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट के लिए बिल ऑफ एंट्री होता है और शिपिंग के लिए और एक्सपोर्ट के लिए शिपिंग बिल होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, उसको एक्जिम डाटा को भी कहते हैं, शिपिंग बिल की डिटेल जो सारी डिटेल होती है उसको, तो ये डिटेल ये शेयर करेगा आरबीआई के साथ कि फला फला एक्सपोर्टर ने फला फला शिपमेंट फला फला इंपोर्टर को डिस्पैच कर दिया है, इसका काम खत्म। कस्टम अपने यहाँ पे इसने इनको दे दिया, अब डेटा आ गया आरबीआई के पास, अच्छा ये शिपमेंट एक्सपोर्ट हुआ है, ये अपना उसको वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद ये क्या करेगी, इसको ईडीपीएमएस, इसका एक्सेस क्या आरबीआई को है, इसको ईडीपीएमएस के सर्वर पर डाल देगी, जो रिफ्लेक्ट करता है और भी एंटिटी के अंदर। अभी मैं डायरेक्ट चल रहा हूं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। ईडीपीएमएस से सारे जितने भी कस्टम है, एडी बैंक सब जुड़े हैं। ठीक है, अब वहां पर इसको डाल देगा। अब उसमें क्या होता है, शिपिंग में पेमेंट टर्म होता है, तो पेमेंट टर्म के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ये फॉलो अप कर लेंगे, क्योंकि देखिए आप क्या उधार कितने दिन का दे सकते हो, 9 महीने, यानी 270 दिन से ज्यादा फेमा का रूल है। 270, इसीलिए मैं इसको फेमा का यहाँ पे काफी इंट्रोड्यूस होगा, इसीलिए मैं इसको फेमा के प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। तो 270 दिन से ज्यादा आप उधार नहीं दे सकते, तो 270 दिन के अंदर आपका पेमेंट आना है। अगर नहीं आता तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, फिर आपको उसको एक्सटेंशन वगैरह लेना है और उसके बाद क्या करना है, पेमेंट वहां से मंगाना पड़ेगा, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, मैं अभी सिंपल सा टॉपिक लेके चल रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एडवांस पेमेंट इसीलिए नहीं लिया आप कंफ्यूज हो, बिल्कुल सिंपल। इन्होंने क्या किया, वो डेटा सर्वर पर डाल दिया, किस पे, ईडीपीएमएस पे। उसके बाद आप देखोगे यहां पर 5वां पॉइंट मैं करूंगा, आपको दिखाऊंगा यहां पर कि शेयर करेगा एडी डॉक्यूमेंट। अब ये जो एक्सपोर्टर है इसने शिपमेंट को एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के 21 दिन के बाद, यानी 21 दिन के अंदर इसको जो डॉक्यूमेंट्स है, जो शिपिंग बिल फाइल हुई है, जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट है, वो शेयर कर देगा अपने बैंक को, जिसको कहते हैं यहां पर एडी बैंक। और ये जो यहां पर क्या करेगा, जो एडी बैंक है उसको आरओडी देगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट। मैं आगे चल के सिर्फ आरओडी बोलूंगा, यहां पे आप ये समझना है कि इसने अपना जो डॉक्यूमेंट है वहां सबमिट कर दिया, वहां पे रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद 6 पॉइंट, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत ले लिया, 5 पॉइंट 2 बार ले लिया, ये 6 है। उसके बाद ये क्या करेगा, वो जो आरओडी डिटेल्स है वो आरबीआई के साथ शेयर करेगा कि फला फला शिपमेंट जो है 2 हफ्ते का टाइम इनके पास होता है, फला फला शिपमेंट ये बंदे ने एक्सपोर्ट किया। अब आप सोचो, आरबीआई के पास पहले से डेटा है, ठीक है, और उसके बाद ये यहां पर मिल गया, ईडीपीएमएस में भी यहां पर आपको दिखा रहा है। तो आरबीआई क्या करेगा, दोनों डेटा जो बैंक ने प्रोवाइड किया, जो कस्टम ने प्रोवाइड किया, उसको मैच करेगा। देखिए शिपिंग बिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इनवॉइस वैल्यू, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप कोई एग्जामिशन ले रहे हो, सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर एक तरीके से आप देखो डेटा वेरीफाई हो रहा है, पहला वेरिफिकेशन यहां पर हुआ, ईडीपीएमएस पे डल गया और कस्टम का डेटा और बैंक का डेटा दोनों की इसको देखा, हाँ सब कुछ ओके है, तो उसके बाद वेरीफाई कर देगा। अगर कोई भी इशू हुआ, मिसमैच होगा, वो नोटिस देगा, उसके बाद वो अलग कहानी है, वो अलग तरीके से चला जाएगा। सपोज करिए सब कुछ ओके हो गया, होने के बाद इसने ईडीपीएमएस डाल दिया, फला फला तारीख तक पेमेंट आ जाएगा। अब यहां पर सपोज कीजिए पेमेंट जो है इन्होंने, ये जो इंपोर्टर है 7वां पॉइंट, इन्होंने पेमेंट कर दिया, किसके, एक्सपोर्टर के बैंक को करेगा। जो बैंक होता है वो कौन है, एडी बैंक के पास पेमेंट आ गई। अब ये तुरंत ही उठा के वो पेमेंट जो है एक्सपोर्टर को नहीं दे देगा, वो क्या करेगा, पहले तो अगर उसके डॉक्यूमेंट्स उससे पूछेगा, जो एक्सपोर्टर है उससे पूछेगा, भाई ये हमें आपके लिए पेमेंट इनवॉइस रिसीव हुआ है, आप बताओ ये किसके अगेंस्ट में सेटल करना है, किसके अगेंस्ट में सेटल करना है, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपोर्ट किया है, तो बैंक नहीं डिसाइड करेगा किसके अगेंस्ट में सेटल करना है।
है ये डिसाइड करेगा, जो कि एक्सपोर्टर है वो डॉक्यूमेंट शेयर कर देगा। तो उस डॉक्यूमेंट्स के से वो तुरंत ही समझ जाएगा, क्योंकि वो पहले ही उसका आरओडी हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पहले हो चुका है, तो बैंक के पास पहले से डिटेल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देगी, जो भी पेमेंट वगैरह है उसको एडजस्ट कर देगी। एडजस्ट करने के बाद वो एक आईआरएम इनवर्ड रेमिटेंस जनरेट करेगी। आईआरएम जनरेट करने के बाद वो उसको पेमेंट रिलीज कर देगी, और वो आईआरएम की जो इंफॉर्मेशन है वो आरबीआई को भी यहां पे आप देख सकते हो पास कर देगी कि भाई फला फला जो पेमेंट हमें रिसीव हुआ है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, पेमेंट आ गया, पेमेंट इनको भी मिल गया। वेरिफिकेशन के बाद अगर कहीं भी मिसमैच हुआ, अब सपोज करिए यहां पर पेमेंट रिसीव हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो उसमें भी अलग कहानी हो जाती, फिर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, वो अलग स्टोरी है। ठीक है, तो यहां पर सब कुछ मैं सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूं। अब आईआरएम इनके पास आ गया, अब वेरिफिकेशन वगैरह ये करेगा, शिपिंग बिल में ईडीपीएमएस में सारी डिटेल इनके पास है, ये आरबीआई चेक करेगा, अच्छा ये पेमेंट आ गया, सब कुछ ओके है, ये सब कर देगा, चलो ठीक है ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दो। अब एक्सपोर्टर को चाहिए होता है ईबीआरसी, आपने मैंने इस पे वीडियो बनाई है ईबीआरसी पे, लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। ईबीआरसी से क्या होता है, जैसे ही मिलेगी एक्सपोर्टर को, साइकिल कंप्लीट हो गई, ये क्या करेगा, अप्रूव कर देगा। जैसे ही अप्रूव करेगा आरबीआई करेगा ठीक है, आप एक किसको कहेगा, एडी बैंक को, कि ऐसा है आप जो है ईबीआरसी दे सकते हो, हमें कोई इशू नहीं ना। अब जब आरबीआई ने कंफर्मेशन दे दिया, जैसे ही आरबीआई ने कंफर्मेशन दे दी, अब ये बैंक अपने से कभी भी नहीं करेगा, कोई बैंक नहीं करता जब तक इनको जो इनका रूल है, ठीक है, कंफर्मेशन ना आ जाए। जैसे ही कंफर्मेशन मिल जाएगा, ये क्या करेंगे, इनको शेयर कर देंगे ईबीआरसी। जैसे ही ईबीआरसी इनको मिलेगा, जो एक्सपोर्टर है इनका साइकिल कंप्लीट हो गया, इन्होंने जो शिपमेंट किया वो क्लोज हो गया। उसके बाद अगर वो किसी चीज का एग्जेम्पशन, किसी चीज का उसमें बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो वो उसके हेल्प से वहां पर वो बेनिफिट ले सकते हैं। ये है बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है कि पेमेंट किस तरीके से आता है, किस तरीके से ईडीपीएमएस वर्क करता है। ईडीपीएमएस में इजीली पता चल जाता है, फॉलो अप करने में बहुत ही आसानी होती है। पेमेंट नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली आरबीआई पर नोटिफिकेशन जाएगी, आरबीआई जो है बैंक को कहेगा, बैंक इसको कहेगा, या आरबीआई डायरेक्ट भी कभी कभी नोटिस भेज देता है कोई कोई इशू में। तो हर चीज तरीके से सिस्टमैटिक होने लगा कि पेमेंट टाइम पे होने लगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया सिंपल, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ईडीपीएमएस पे वर्क होता है। लेकिन इन केस क्या होता है, पेमेंट जो है उस टाइम तक में नहीं आती है और शिपिंग बिल क्लोज नहीं हो पाती, तब ईडीपीएमएस का क्या रोल। मैं यहाँ ईडीपीएमएस को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा नहीं कर पाऊंगा मुझे पता है, पर मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करूंगा। ठीक है, आप सपोज कि ये ईडीपीएमएस है, इनका काम क्या है, शिपिंग बिल को डिजिटली ट्रैक कराना और नोटिफिकेशन वगैरह आरबीआई को भेजना। तो यहां पर ये देखा कि 2 साल का टाइम होता है, अगर कोई शिपिंग बिल शिपमेंट होने के बाद पेमेंट आने का टाइम तो 9 महीने, पर 2 साल तक अगर इस पे 2 साल तक अगर शिपमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके बाद एक्सटेंशन ले सकते हो, अलग टॉपिक है। ये ऑटोमेटिकली इसे कॉशन लिस्ट में डाल देगा, किसको, एक्सपोर्टर को, फला फला शिपमेंट के अगेंस्ट में, और बाकी नोटिस वगैरह जाएगी, वो अलग टॉपिक है। पर ईडीपीएमएस ने क्या अपना काम किया, इन्होंने इसको कॉशन लिस्ट में डाल दिया। अब यहां पर मैं अभी आपको थोड़ा समझना है कि एक्सपोर्टर जैसे ही कॉशन लिस्ट है, एक तरीके से कॉशन लिस्ट होती है, जैसे ही उसमें चला जाता है तो वो कोई भी बेनिफिट को नहीं अवेल कर सकता, उसके लिए उसको बार बार नोटिस भी जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलग जो दूसरे शिपमेंट एक्सपोर्टर है उस पर भी असर पड़ने लगता है, उसका हर शिपमेंट वगैरह भी ट्रैक होने तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब यहां पर मैं आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, आप एक्सपोर्ट करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि पेमेंट नहीं आया। अब बायर क्या हो गया, फेक निकल गया। आपने तो एक्सपोर्ट किया, आपको तो पता है अच्छी तरीके से, आपने एक्सपोर्ट किया, सारा डॉक्यूमेंट दिया, फेक निकल गया, क्या गया, या वो दिवालिया हो गया, पेमेंट नहीं देना चाह रहा है। तो अगर आप 100 तो करोगे, उसमें से 2-4 तो ऐसे निकलेंगे ही निकलेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके फला आपको क्वेश्चन लिस्ट में डाल दिया गया, क्वेश्चन लिस्ट में डाल देंगे तो आपके और भी सारे शिपमेंट एक्सपोर्ट में जो हो रहे हैं उस पर असर पड़ने लगेगा। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, आप एक्सपोर्ट में फिर आपको दिक्कत होगी, कंट्री से एक्सपोर्ट पे असर पड़ रहा है। तो इस सारी कंप्लेन को लेकर ये जो एक्सपोर्टर हैं, और भी बहुत सारे बैंक हैं, बैंक भी इसमें इन्वॉल्व थे, कि ये सब किसके पास पहुंचे, इनके पास पहुंचे, आरबीआई के पास। भैया ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम खत्म कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसा कर दोगे तो हमारे अदर शिपमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। उसके बाद आरबीआई ने 2020 अक्टूबर में इसको ईडीपीएमएस से जो वर्किंग प्रोसेस है उसको हटा दिया कि ये जो ईडीपीएमएस है एक्सपोर्टर को ऑटोमेटिकली कॉशन लिस्ट में नहीं डाल सकता।
लेकिन लेकिन इसको मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन लिस्ट जो है खत्म हो गया। क्वेश्चन लिस्ट स्टिल वैलिड। कैसे? देखिए, अभी के तक क्या था, ऑटोमेटिकली चला जा रहा है, बट अब ये पावर किसको दे दिया? बैंक को। किसको दे दिया? आरबीआई ने बैंक के ऊपर डाल दिया। बैंक के ऊपर एक बोझ बढ़ा दिया कि आपको अगर कहोगे, अगर आप सजेशन दोगे कि फला फला एक्सपोर्टर है, वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, आप उसको समझा रहे हो, नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहोगे तब हम उसे क्वेश्चन लिस्ट में डाल देंगे। तो मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक था तो वो चला ही जाता, चाहे एक्सपोर्टर की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे गलती हो, चाहे ना हो। पर अब यहाँ पे बैंक को समझना है, हाँ फला फला चीज है, प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सपोर्टर की तरफ से नहीं है, प्रूफ वगैरह देगा, वो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद ये इसके सजेशन पर जाएगा। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए एक्सटेंशन। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया 2 साल का टाइम होता है, इसको आप एक्सटेंशन ले सकते हो, 2 साल को और बढ़वा सकते हो। उसके लिए रूल और होता है, उसके लिए अलग तरीका होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताना, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आप सपोज करिए एक्सटेंशन होने के बावजूद आप क्या हुआ, शिपिंग वाइल क्लोज नहीं कर सकते, तो एक नेक्स्ट ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूं, होता है राइट ऑफ। क्या होता है? राइट ऑफ भी आप करा सकते हो। वो भी एक बहुत बड़ा अलग चैप्टर है, उसको भी अगर आप कमेंट करना, अगर आप चाहते हो इस पे के लिए, तो मैं फेमा की प्लेलिस्ट में इसको डालूंगा। बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2 साल के जैसे ही पूरा होने से पहले आप एक्सटेंशन भी ले सकते हो, और कुछ कंडीशन में आप राइट ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।